करना शुरू कर दूं और आपसे शेयर कर लूं ये वाली स्लाइड्स। ठीक है, चलिए। तो एक्चुअली बात ये हो रही थी कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है। तो हमारा जो डिस्कशन था इस बात पर ख़त्म हुआ था कि एक छोटा प्रोजेक्ट और दो दोस्तों के साथ बनाना इज़ ए लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो इसमें हम बग़ैर किसी मेथडोलॉजी के, बग़ैर किसी प्रोसेस के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के हम बना सकते हैं। छोटा प्रोजेक्ट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ 1.5-2 साल 100 से ज़्यादा लोग लगे हैं, वहाँ पर सॉफ्टवेयर जिसमें कॉम्प्लेक्स हो, डेप्थ ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व हों, उसमें एक तरीका कार, यानी सॉफ्टवेयर तो बनाना है, सॉफ्टवेयर के लिए डेटाबेस चाहिए और एक फ्रंट एंड टूल चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो राइट वाला जो प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, DHS सोफा की वेबसाइट। तो नया थीम बनाना है, कुछ पेज अपडेट करना है, दैट्स रिलेटिवली वेरी लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड ए वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। बट ऑन द अदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूल है, आउटपुट मैनेज, आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है, बिलिंग है, पूरी लेबोरेटरी की मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स को दिखाना है या कंसल्टेंट को दिखाना है, वो पूरा उनके टाइमिंग शेड्यूल और ये सारी चीज़ें, उनकी फ़ीस है और फीस जाके कहीं फाइनेंस में हिट होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक मेथडोलॉजी चाहिए, हमें प्रोसेसेस चाहिए, हमें मैच्योरिटी चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो उसमें बात ये हो रही थी कि अगर मैं आपको आगा खान हॉस्पिटल भेज दूं या हबीब बैंक भेज दूं और आपसे बोलूं सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आप क्या करेंगे? कोई जवाब देगा? क्या करेंगे आप बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े हुए? हम क्या करेंगे? व्हाट वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? कोई बताना चाहेगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा इससे? जी, एनीबडी? सर मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी नीड क्या है, वो क्या क्या काम करेगा। क्या क्या काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट वाली साइड में 3-4 लोग हैं जो कुछ मीटिंग्स होंगी, उनकी नीड समझेंगे, ग्राफिक डिजाइनर और सॉफ्टवेयर बना देगा। ऑन द अदर हैंड साइड हमने पढ़ा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, बिजनेस की नीड, फिर हमने पढ़ा था कौन कौन से मॉड्यूल, दैट इज स्कोप, फिर हमने पढ़ा था कि हर मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। फिर हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग यूज करेंगे, 500 या ओवर 500 और बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसका आर्किटेक्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, आर्किटेक्ट बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। अभी आर्किटेक्ट क्या चीज़ होती है, इसकी भी हमने एग्जांपल दी थी कि अच्छा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है आर्किटेक्ट के आगे, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। ये पढ़ा जा रहा है सबको? मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये पढ़ा जा रहा है रेड कलर में, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। तो इसको लिख लें और जरा सर्च करेंगे इसका क्या मतलब है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, मसलन मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया बैंक में और सही चल रहा है, लेकिन अगर 200-300 लोग यूज कर रहे हैं तो सही है, लेकिन जब वो 500-600 और 1000 लोगों पे आ जाता है तो रिस्पॉन्स स्लो हो जाती है। फिर उसके अलावा 1 साल तक तो बैंक का सॉफ्टवेयर सही चला, लेकिन जैसे जैसे डेटा इंक्रीज कर रहा है तो परफॉर्मेंस बहुत ही डिग्रेड हो गई है, स्लो हो गई है। इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसकी फंक्शनैलिटी तो सही है, मगर उसकी डिजाइन सही नहीं है, उसका आर्किटेक्ट सही नहीं है, ठीक है। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर 2 लोग नहीं यूज करेंगे, 4 लोग नहीं यूज करेंगे। एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है जिसको वो, यानी फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दी आपने। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन तो हजारों लोग एक वक्त में यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ देयर आर्किटेक्ट इज पुअर?
तो रिस्पॉन्स नहीं देगा। पता चला जी मैं लॉग इन करता हूँ तो वो लॉग इन ही नहीं होने देता है, मैं बटन दबाता हूँ तो घर में बैठ के ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये आर्किटेक्ट हैज टू बी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अब आर्किटेक्ट क्या चीज होती है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जब कोर्स में जाएंगे। तो आर्किटेक्ट क्या होता है, मैंने एग्जांपल दी थी सुबह कि अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक में कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ लाइक डिसलाइक होते हैं। तो जो आप टेक्स्ट डालते हैं वो फ्रंट एंड स्क्रीन होती है आपके पास, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो आपके पास स्मार्टफोन हो, और वो जाके कहीं स्टोर हो जाती है डेटाबेस पे, ठीक है। तो जो लोग फेसबुक यूज करते हैं उनको मालूम है कि फेसबुक एक वक्त में हजारों कस्टमर को केटर करता होगा, स्लो नहीं होता है, परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी कैसे होती है, वो सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है जहाँ आपका डेटाबेस स्टोर होता है, वो क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो दुनिया के इतने सारे लोगों का डेटा क्या डिवाइड करते हैं, क्या उन्होंने एशिया को अलग डिवाइड किया हुआ है और मिडिल ईस्ट को अलग डिवाइड किया हुआ है? कोई आर्किटेक्ट होगा ना कि इन लोगों को इस तरह से एक्सेस दे दो, इनको इधर एक्सेस दे दो, और पीछे से कई चीजें सेंट्रलाइज कनेक्टेड होंगी। ये सारी चीजें आर्किटेक्ट कहलाती हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी। लेकिन जो डेटाबेस है उसमें जाके स्टोर हो रही है वो डेटाबेस की डिजाइन है कि नाम है तो कितना बड़ा होगा, 40 कैरेक्टर का होगा, 35 कैरेक्टर का होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज डेटाबेस। फिर आप उसके लिए डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा डालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एडिट करने के लिए आप एक फ्रंट एंड स्क्रीन बनाएंगे जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक लंबी एक्सरसाइज है, यानी आप कभी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी एक एप्लीकेशन जो बन रही है 1.5 साल में वो आगे 8-9 साल चलेगी, तो उसका रिलायबल होना, उसका क्वालिटी होना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अच्छा प्रोसेस, अच्छी टीम, टेस्टिंग, आर्किटेक्ट, डिजाइन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक इंजीनियरिंग अप्रोच या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा लास्ट जो क्या नाम है सुबह में लेक्चर पढ़ा था, तो कुछ लोग नहीं थे तो वो मैंने रिवाइज कर दिया। अब हम कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है जनाब। अब ये वही बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, इंजीनियरिंग अलग चीज है। अच्छा, सॉफ्टवेयर का मतलब कोड नहीं है, सॉफ्टवेयर का मतलब डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर का मतलब एक अच्छा आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर का मतलब कोड, और सॉफ्टवेयर का मतलब यूजर मैनुअल। ये सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग चलाने के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें ऑटोमेशन है एक्चुअली सॉफ्टवेयर। और इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ये होती है फॉर एग्जांपल एक आप नहर पे खड़े हैं और आपको नहर के दूसरे किनारे पे जाना है, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये नहर के दूसरे किनारे आप पुल बना के भी जा सकते हैं जिसमें महीनों लगेंगे, किश्ती से भी जा सकते हैं जो कि मौजूद नहीं है, तैर के भी जा सकते हैं, ये एक अलग सोल्यूशन है। तो व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ए सोल्यूशन, दिस इज प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए, टाइम को एनालाइज करते हुए, लिमिटेशन को एनालाइज करते हुए, कंस्ट्रेंट्स को एनालाइज करते हुए, you come up with a solution, that is called engineering approach, ठीक है, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर एक इनटेंजिबल चीज है, ठीक है ना, उसको आप तोल नहीं सकते, उसका आप वजन नहीं कर सकते, भारी है, कम है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्सिटी देखी जा सकती है किसी अदर पैरामीटर पे, उसको आप नजर नहीं आती है, दिस इज इनटेंजिबल। तो सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि छोटा सॉफ्टवेयर, लेस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कैसे आसानी से बन सकता है दो दोस्तों के साथ, लेकिन एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोसेस चाहिए होंगे, मिच्योर प्रोसेस चाहिए होंगे। अब ये वर्ड याद रखिए, प्रोसेस क्या चीज़ होती है, मेथडोलॉजी क्या होती है, मिच्योर प्रोसेस क्या चीज़ होते हैं और क्यों चाहिए, ये हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगर ये ना करें तो हम एप्लीकेशन बना नहीं पाएंगे। अभी ये सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ।
अगर आपने एक दीवार बनानी है तो दीवार कैसे बनेगी? एक मिस्त्री चाहिए, ईंटें चाहिए और आपके पास सीमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो ईंटों पे ईंट रखता जाएगा, कोई उसमें आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है, उसमें कोई डिजाइन की जरूरत नहीं है और दीवार बन जाएगी, ठीक है। तो एनीवन कैन डू इट, राइट। लेकिन अगर आपने 50 मंजिला इमारत बनानी है तो वो मिस्त्री नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी गहरी इसकी बुनियाद खोदनी है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे एक दूसरे को ये रोकेगा, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको, कंक्रीट के अलावा आपको सरिया लगाना होगा, पिलर बनाने होंगे, ये सारी चीजें आपको एक इंजीनियर बना के देगा। फिर उसके अलावा टॉप फ्लोर पे पानी नहीं गिरना चाहिए, बिजली लीक नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि वरना सारी जो इमारत है वो डेंजरस में चली जाएगी, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टेंजिबल चीज को भी इंजीनियरिंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, तब जाके वो बनेगी। अदरवाइज वो क्वालिटी नहीं होगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है ना, 2-3 ज्यादा मंजिला से ऊपर जा नहीं पाएगी, ठीक है। इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट राइट, अगर वो स्ट्रक्चर इस तरह से है तो आप कहेंगे जी 4 बिल्डिंग के बाद ऊपर जा ही नहीं सकती, स्ट्रक्चर इसको संभालेगा नहीं, ये गिर जाएगी 50 मंजिला पे। तो यू अंडरस्टैंड, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स चीजों में, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो बिल्डिंग हो, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग चाहिए उसके लिए। उसमें उसकी चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का आना जाना बिल्डिंग के अंदर, तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर लोगों का इस्तेमाल करना, परफॉर्मेंस का डिग्रेड ना होना, ये सारी चीजें चाहिए। फिर जो बनाने वाले लोग हैं वो 10 लोग ये हैं, 10 लोग प्रोग्रामर हैं, 10 लोग रिक्वायरमेंट, यानी डिफरेंट लोग हैं ना, डिफरेंट टीम्स हैं, तो इन सबको कोलैबोरेट करना, इन लोगों से काम लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें कुछ इंजीनियरिंग अप्रोच पढ़ने की जरूरत है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि हम क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऐसे नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, हम आगे जाएं। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीजें शायद समझने की जरूरत है कि अगर आप छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये वही वाली अभी जो एग्जांपल दी आपको बिल्डिंग की और दीवार की, तो अगर आप छोटा सा कोड लिख रहे हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट दिया गया है सेमेस्टर के अंदर, तो आप लिख सकते हैं। उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डेटाबेस आती हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, 100-200 लाइन का कोड आप लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमने कहा कि अगर आपको हॉस्पिटल सिस्टम लिखने को दे दिया जाए जिसमें 5 या 6 सेपरेट मॉड्यूल हैं, 1000 लाइंस ऑफ कोड है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से, और मॉड्यूल कनेक्टेड भी हैं, इंटीग्रेटेड भी हैं, तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि कोई अप्रोच होगी जिससे आप बनाएंगे। तो वो अप्रोच क्या होगी, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ये है, इस थोड़ा विजुलाइज करें, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है और ये एक पूरा मॉड्यूल है, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। आप समझिए आगा खान हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी, लेबोरेटरी, बिलिंग, और ये हर मॉड्यूल जो है ना वो 10-10, 15-15 हजार लाइन का कोड है, और इन पेशेंट आउट पेशेंट से कनेक्टेड है, लेबोरेटरी हर एक से कनेक्टेड है, सारे लोगों का बिलिंग से ताल्लुक है, ठीक है। तो probably you need to have planning, you need to have depth in it, ठीक है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और RDBMS इज नॉट एनफ, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सिविल इंजीनियरिंग अगर नहीं आती है तो बिल्डिंग बनाना इज नॉट एनफ। तो बात यह है कि हमें पूरी इंजीनियरिंग लगाने के बाद 50 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि 50 मंजिला बिल्डिंग है, ये देख रहे हैं आप सिस्टम। इन पेशेंट का एक अलग मॉड्यूल है, ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। उस सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो वो आपको लिस्ट दिखा रहा होगा कौन सा मॉड्यूल आपने चलाना है।
और वो सारे मॉड्यूल में डेप्थ है, हर एक की स्क्रीन है, हर एक की रिपोर्ट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, फाइनेंस से कनेक्टेड है, बिलिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर विल हैव प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिल्डिंग जैसे कोलैप्स कर जाएगी, इसी तरह से सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, बनाना मुश्किल होगा, पुअर क्वालिटी होगी, हर जगह बग होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें कोई एक इंजीनियरिंग अप्रोच पढ़नी होगी। यहाँ तक ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो तो हमें कोई तरीका कार होना चाहिए, कोई मेथडोलॉजी होनी चाहिए। मेथडोलॉजी कई तरह की है, हम ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी भी देखेंगे, और हम जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं, और हम एजाइल भी देखेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है या कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है वो हम सीखेंगे इस कोर्स में, पूरे कोर्स में, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी नीड स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स, मेथडोलॉजी, गाइडलाइंस, we'll study some those SDLC, software development life cycle and techniques. अब थोड़ा एक सिनेरियो एज्यूम करिए कि मैंने आप लोगों को किसी हॉस्पिटल भेज दिया है या किसी बैंक भेज दिया, और आपको फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बैंकिंग का मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप उनसे पूछते जाएं और बनाते जाएं। तो ये वाली अप्रोच है, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन अब ये अप्रोच चलती नहीं है। कस्टमर चिढ़ जाएगा, कस्टमर कहेगा पहले मैं आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग सिखाऊं, समझाऊं, 3 महीने इसमें लग जाएंगे, फिर आप बनाना शुरू करेंगे। तो ये अप्रोच इज नॉट एप्लीकेबल इन करंट एनवायरनमेंट। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो चाहता है कि आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग आता हो, हम बता देंगे हमारा तरीका कार ऐसा है और आप जल्दी से सॉफ्टवेयर बना देंगे, ठीक है। तो वो सिखाएगा नहीं आपको। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है उसको बैंकिंग की या कॉर्पोरेट बैंकिंग की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट ही और शी कैन टॉक टू द कस्टमर, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट इट। तो आपने तो ये मेथडोलॉजी पढ़ी नहीं है या ये बिजनेस की डोमेन पढ़ी नहीं है, तो यू आर ए प्रोग्रामर, यू आर ए टेस्ट इंजीनियर, तो आपका रोल नहीं है। इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है उसकी डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी पीपल हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बनाना आनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं। But that's a specialized role that has a different techniques, that has a different tools. तो इसी तरह से प्रोग्राम शुरू करने से पहले, बनाने से पहले कोई आदमी एफर्ट एस्टिमेशन करेगा, देखेगा कि कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने कितने लोगों के लगेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, एफर्ट कौन कौन लोग चाहिए उनको अरेंज करना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग चीज है, उसकी टूल्स टेक्निक्स बिल्कुल अलग है। तो आई डिस्कस 2 रोल्स, बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इसी तरह से कोडिंग, इसी तरह से आर्किटेक्ट। तो ये अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए। ये वैसे ही जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक प्लम्बर एक अलग टेक्निक है, इलेक्ट्रीशियन एक अलग टेक्निक है, इसी तरह से मिस्त्री या लेबर एक अलग। तो ये सारे लोग चाहिए, तब जाके आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स इनकी अलग अलग होगी, तब जाके एक अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। बनाने का तरीका होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस होगा, अलग अलग टेक्निक्स होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट लेने की कई तरह से टेक्निक हो सकती है। रिक्वायरमेंट हम जाके कस्टमर से पूछ लें, इसको कहते हैं मीटिंग या इंटरव्यू। तो एक टेक्निक है, ये हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है। एक टेक्निक ये हो सकती है कि जनाब हम 3-4 लोगों को एक साथ बुला लें और उनसे पूछ लें, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। एक ये होता है कि हम कुछ नहीं, हम सवालात भेज दें, वो उसका जवाब भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आयल, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक है। तो कौन सी टेक्निक हमने यूज करनी है और कब यूज करनी है, ठीक है। तो अगर ये हमें नहीं आती होगी तो बहुत सारी चीजें हम मिस कर देंगे, बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो दिस इज द रीजन कि हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है। अब जरा सोचते हैं कि भाई हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों है। तो हिस्टोरिकल मतलब है 20 साल पुरानी बात हो रही है या 25 साल पुरानी बात हो रही है। हिस्टोरिकली इंडिविजुअल्स ऑफ द स्मॉल टीम यूज्ड टू डू ऑल अस स्टेप्स, यानी वो प्रोग्रामिंग भी करते थे, रिक्वायरमेंट भी वही लेते थे, डेवलपमेंट भी वही करते थे, डीबगिंग भी। कोई टेस्ट इंजीनियर नहीं होता था, कोई रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं होता था, ये सारे काम एक प्रोग्रामर ही करता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेन कोई चेंज करना है तो वो भी वही करता था। अब ये ऐसा नहीं है। छोटे सॉफ्टवेयर के लिए तो मुमकिन है, लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जो बैंकिंग की है, टर्मिनोस का नाम पता नहीं किसने सुना है, नहीं सुना है, तो टर्मिनोस नोट कर लीजिए। तो टर्मिनोस का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने में भी 3 साल लगे, फिर उसको 70 बैंक में ऐसे नहीं चल रहा है, उसको मेच्योर करने में भी 3-4 साल लगे। तो 6-7 साल में जाके एक एप्लीकेशन मेच्योर होती है, फिर वो हर जगह बिकती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही मेच्योर होता है जैसे बेबी होता है ना, एक पैदा हुआ, फिर वो क्रॉल करना शुरू हुआ, फिर वो चलना शुरू हुआ, फिर वो दौड़ना शुरू हुआ। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी होता है, बनता है, फिर उसमें से बग्स रिमूव होते हैं, फिर वो चलता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होती है। बायोलॉजिकल साइकिल है। ठीक है, एप्लीकेशन एकदम से पहले दिन में मेच्योर नहीं हो सकती, लेकिन उसका साइकिल है। ठीक है, तो पहले ही सारे लोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है जनाब, अब यह है कि जब बहुत बड़ा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो तो जाहिर सी बात है देयर आर टीम्स। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट लेने वाले लोग अलग हैं, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट बनाने वाले लोग अलग हैं, और कोडिंग और टेस्टिंग करने वाले लोग अलग हैं। और देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी के जो अमेरिका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम अमेरिका के लिए बना रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट लेने वाले लोग अमेरिका में बैठे हैं और डेवलपमेंट टीम आपकी पाकिस्तान या इंडिया में बैठी हुई है। तो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक आदमी रिक्वायरमेंट लेके दूसरे को कैसे देगा, मीटिंग कैसे करेंगे, देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जब लार्ज टीम होती है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लोकेशन होगी तो आप क्या करेंगे, देयर हैज टू बी अ डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे, जिसके आप थ्रू आप सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, किसी ने गिटहब का नाम सुना है? एनीबॉडी हर्ड द गिटहब? किसी ने सुना? गिट में क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर शेयरिंग की है, किसी ने बना के प्रोजेक्ट डाला है गिटहब में? एनीबॉडी? सुन भी रहे सर की बस सारे लोग जाके। सर शेयरिंग तो नहीं की है, लेकिन पता है कि मतलब कैसे काम होता है उस पर। क्या करता है गिट, बताइए जरा। बहुत बड़ी बड़ी टीम है, एक लाहौर में बैठी है, कराची में बैठी है और एक अमेरिका में बैठी है, तो गिट क्या करेगा? हाउ वुड यू शेयर, हाउ वुड यू मेंटेन द सोर्स कोड? बताइए थोड़ा सर सा। मतलब सर मुख्तलिफ काम करते हैं। एक तो ये है कि हम जो भी चेंजेस हो रही होती हैं उसका ट्रैक भी रख सकते हैं कि किसने क्या हाँ चेंजेस करी। हाँ, इसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं, और बिल्कुल सही है, इसको वर्जन कंट्रोल वर्जन कहते हैं। कंट्रोल। जी और इस तरीके से सर वो एक ही कोड के ऊपर मतलब हमें अलग अलग फाइल शेयर नहीं करनी पड़ती है, एक ही जगह से सब एक्सेस भी कर लेते हैं आराम से, उसमें चेंजेस भी कर लेते हैं। कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो मसला नहीं है, पुराने वर्जन पे भी चले जाते हैं। हाँ, अब ये क्या है, दिस इज ए टूल, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या कनेक्टिंग द टीम। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 लोग हैं तो कोई मसला नहीं है, तुम अपनी हार्ड डिस्क से कॉपी करके दे दो। लेकिन अगर 30 लोग हैं या 150 लोग हैं तो किसने क्या रखा था क्या नहीं रखा था, प्रॉब्ली यू नीड टूल एंड ट्रेनिंग ऑन दोज। ठीक है, तो अगर डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए या डिफरेंट सिटीज में बैठे हुए तो इस तरह के टूल्स चाहिए, इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या वर्जन कंट्रोल। तो जब बड़ी टीम होगी, कॉम्प्लेक्स टीम होगी, तो ये सब चाहिए। इसलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये पढ़ना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, अब जो सर ने वर्ड बोला है, सर को कहीं एक्सप्लेन करना चाहिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जरूरी हो गई है ना, जब बहुत बड़ी टीम होगी तो हमें चाहिए होगी इसका कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी बताओ, फिर हम इसका टूल यूज कर लेंगे। तो गिट हब एक्चुअली एक टूल है जिससे हम यही करते हैं, वर्जन कंट्रोल करते हैं, शेयरिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उस थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाता है। ऑब्सलीट, अगर आप घर बना रहे हैं तो घर तो वैसे ही रहेगा, कमरे वैसे ही रहेंगे, सिवाय इसके कि कहीं पाइप टूट गया, कहीं लाइट टूट गई, कहीं मेंटेनेंस क्रैक पड़ गया, कलर उतर गया, तो वो तो मेंटेनेंस तो करेंगे।
लेकिन घर तो वैसे ही रहेगा ना, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, दरवाजा अपनी जगह रहेगा, और वो 30-40 साल तक वैसे ही रहेगा, अनलेस यू डू सम मॉडिफिकेशन, कमरा बड़ा करना है, छोटा करना है। अच्छा, ये 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद ही आपको बाहर निकाल देगा, तो रिकनेक्ट करना होगा हमें, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्सलीट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर वैसे ही रहता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। यानी अगर आप बैंक हैं, तो बैंक जो आज से 50 साल पहले था, वो बैंक तो वही काम करता है, पैसे देता है, पैसे लेता है। लेकिन पैसे देना और लेना पहले जिस ब्रांच में आप अकाउंट खोलते थे वहीं से ऑपरेट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने किसी ब्रांच में अकाउंट खोला, लेकिन पूरे पाकिस्तान से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी भाई, यस सर, कर सकते हाँ, हैं। कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो अब सेंट्रलाइज अकाउंट है, ब्रांच वाइज नहीं है। जब मैनुअली होता था तो वो खाता खोलते थे, बड़ा सा रजिस्टर होता था, उसमें आपका अकाउंट निकालते थे, जितने पैसे निकाल लिए वो माइनस करते थे। अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है, वो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो अब ये बैंकिंग को सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, एक ट्रांजैक्शन पे आपको आपके मोबाइल पे पता चल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले, बैंकिंग तो बैंकिंग ही है, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी आ रही है, वैसे वैसे आपको पता चलता है। पहले आप घर से अपने बैंक किसी से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो बैंकिंग है। पैसे ट्रांसफर आपको जाके किसी के अकाउंट में जमा कराना पड़ता था, आप घर से ही किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर नहीं ऑब्सोलीट होता है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर वैसे ही रहता है, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरी है। बहुत जल्दी जल्दी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल के बाद। तो इट नीड्स कंटिन्यूअस मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? आपने तो बनाया था, और जिसने बनाया था वो तो सारा दुबई चला गया है, अच्छी नौकरी मिल गई है, ठीक है ना, 4 लाख रुपए वहां कमा रहा है। तो इसका मतलब है वो टीम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है और 10 साल तक है, तो मेंटेनेंस टीम अलग होनी चाहिए, जो उसको मेंटेन करे, सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सके। समझ रहे हैं आप? एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उसकी फंक्शनैलिटी सही होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सर मैं दोबारा से कर दूंगा, वो तो कस्टमर है, हजारों, 500-600 लोग यूज कर रहे हैं, गलती का कोई ऑप्शन है ही नहीं। गलती कर दी तो बस फिर आप आइंदा नहीं आएंगे, क्योंकि हजारों सॉफ्टवेयर हाउस हैं, कम से कम 100 के अंदर तो है ही। जो आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, तो योर रेपुटेशन इज ऑन स्टेक। तो योर सॉफ्टवेयर हैज टू बी ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर। गलती का कोई चांस नहीं है, उसको टेस्ट कर लो भाई, ठीक है। तो एक टेस्टिंग टीम है, जिसको हम टेस्ट इंजीनियर कहते हैं। अब टेस्ट इंजीनियर की एक क्वालिफिकेशन है, उसकी ट्रेनिंग है, हर आदमी नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम थोड़ी सी टेस्टिंग भी पढ़ेंगे इस कोर्स में, कि टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप की टेस्टिंग होती है, और हमें फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए फंक्शनल टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीज कैसे होती है, इंटीग्रेशन कैसे होती है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो शायद टूल नहीं है, यानी डेटाबेस नहीं है, और ये लैंग्वेज नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सॉफ्टवेयर, लार्ज सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। और ये इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, या कोई चीज थ्योरी लग रही है, या सर समझ में नहीं जी? सर मैं बोलिए। ये पूछा था, ये जो आपने कहा है ना कि फंक्शनैलिटी टेस्ट करता है, तो ये जो क्यूए होते हैं उसके अंदर उन्हीं का काम होता है ये भी? हाँ, क्यू ए या एस क्यू ए जो है वो सुपर सेट है, यानी और भी बहुत सारे काम करता है। और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर जो है, टेस्ट इंजीनियर उसका सबसेट है। टेस्ट, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना एक एक्टिविटी है, लेकिन प्रोसेस को देखना, डॉक्यूमेंट को देखना, लोगों की परफॉर्मेंस को देखना, ये सारी क्वालिटी एश्योरेंस है। तो क्वालिटी एश्योरेंस पूरे प्रोजेक्ट पे चलती है, लेकिन टेस्टिंग जब सॉफ्टवेयर बन जाता है
उस वक्त की जाती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज ए लार्जर एक्टिविटी या सुपर सेट, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए सबसेट ऑफ एसक्यूए। बात समझ में आई? आई भाई क्या नहीं आई? पूरा पढ़ेंगे हम, एसक्यूए क्या यस सर होता है, आ गया टेस्टिंग सर। क्या होती है। अभी आपने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी इसमें बहुत डेप्थ है, मैं आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन पूरा कोर्स है 8वें सेमेस्टर में। थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरा कोर्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं वो थोड़ा सा सिखाऊंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरा एक कोर्स है, पीएचडी होती है। तो हम ये इसको ना अपर लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है, ठीक है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें, रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये बहुत बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए। अब लार्ज टीम क्या चीज होती है? जाहिर सी बात है, लार्ज टीम का मतलब जैसे फुटबॉल या हॉकी खेल रहे हैं ना, तो कुछ डिफेंडर होते हैं, कुछ फॉरवर्ड पे खेलते हैं, कुछ गोलकीपर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि एक टीम जाएगी जो रिक्वायरमेंट लेगी, बीए की टीम होगी, फिर वो कैसे देगी, और आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, और कंट्रोल कैसे होगी, डॉक्यूमेंट का साइज कैसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट कैसे होने चाहिए। तो देयर हैज टू बी एग्रीड मेथडोलॉजी। मसलन मसलन मैं कस्टमर के पास गया और रिक्वायरमेंट कागज पे लिख के आपको दे दी। अब आपने देख तो ली, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो समझ में नहीं आ रही। तो देयर हैज टू बी एन एग्रीड मेथडोलॉजी। मसलन रिक्वायरमेंट लिखने का ये फॉर्मेट है जो हमने IEEE से सीखा है, और डॉक्यूमेंट में जो डायग्राम बनानी है वो यूज केस बनानी है या फिर डीएफडीज बनानी है। तो ये पहले से डॉक्यूमेंट में वही कुछ होगा ना जो दूसरा आदमी पढ़ सकता है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको चाइनीज में पढ़ाना शुरू कर दूं और बिल्कुल सही पढ़ाऊं, आपको समझ में आएगी? नो सर। हाँ, तो जब बहुत बड़ी टीम होती है तो इनका एग्रीमेंट होता है क्या बनाओगे और कैसे बनाओगे, ताकि हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, वो बात सही कर रहा है लेकिन दूसरे आदमी को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसने ऐसी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी टेक्निकल डायग्राम बना दूं जो कस्टमर की समझ में नहीं आएगी, तो वो कैसे वेरीफाई करेगा, कैसे समझेगा कि आपने हमारी रिक्वायरमेंट सही समझी है कि नहीं समझी? तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट ऐसे लिखनी है जिसको कस्टमर वेरीफाई कर सके, समझ सके। बात समझ में आ रही है? अब वो रिक्वायरमेंट सही नहीं होगी तो जो काम आपने किया है वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोगों से काम लेना, लोगों से काम करवाना और खत्म करना, तो इसका मतलब है कोई पिछले 20 सालों में हमने गलतियां की होंगी और हमने कहा होगा ना अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना, इससे गलती का इम्कान बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन सारी लर्निंग एक्टिविटीज को हमने एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको यूं समझिए, जी इसको यूं समझिए कि एक डिफाइंड मेथडोलॉजी और एक डिफाइंड प्रोसेस से रिजल्ट अच्छा होता है। मसलन मसलन अम्मी जब भी बिरयानी बनाती हैं तो मज़ेदार और अच्छी होती है, वो जलती भी नहीं है, उसमें मिर्चें भी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ द मेथडोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द आइटम। ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस और मटेरियल एंड द प्रोसेस। ठीक है, जब मैं बनाता हूँ या बहन बनाती है तो फिर अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, हमें प्रोसेस भी नहीं पता। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही है, अगर जिस लोगों को प्रोसेस पता है, जिन लोगों की एक्सपीरियंस है, जिन लोगों की प्रैक्टिस है, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर अच्छा बनाए। लेकिन यूं समझ लीजिए कि डीएचए सूफा के 2 बच्चे हैं, जिन्होंने 3 बच्चे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और सिस्टम्स लिमिटेड जो 40 साल पुराना सॉफ्टवेयर हाउस है और बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, तो आपके ख्याल में कौन अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसमें गलती ना हो, और क्यों? कौन बना पाएगा? कोई जवाब देगा सर को? जी, एनीबडी?